हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो सेमेस्टर नंबर 1 में रहेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, एंड अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, तुम आराम से प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोग प्लानिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किए थे। प्लानिंग जो था वो पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था। आज हम सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं, विच इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहाँ वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। कुछ 5 फंक्शंस में जो पहला फंक्शन हम पढ़े ऑलरेडी, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या कहते हैं, प्लान्स बनाते हैं अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसे अचीव करेंगे, क्या अचीव करेंगे, कब अचीव करेंगे, ये सब कुछ हम प्लान्स में फाइनल करते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्लान, द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जो डिफरेंट पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनको ग्रुप बनाते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट विच इन विच दे आर वर्किंग। उसके हिसाब से हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या फिर प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट। ऐसे हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, सबको ऑथोरिटी देते हैं, सबको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं हम लोग। प्लस जो भी रिसोर्सेस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेस को हम लोग लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकेंड स्टेप है मैनेजमेंट का। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आफ्टर द प्लानिंग इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। सबको अपना काम समझाना, किसका क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या पावर है, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या, किसके तरफ कौन अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखना, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करना और उनका ऑथोरिटी डिसाइड करना। ऑथोरिटी मीन्स बेसिकली पावर। तो किसका क्या पावर रहेगा, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग। इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। सब कुछ ठीक से अरेंज करना और रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज करना। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, organizing is a process that initiates the implementation of plans by clarifying job, लोगों को अपना अपना काम समझाना, वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन टॉप लेवल पे, कौन मिडिल लेवल पे, कौन लोअर लेवल पे, ये सब कुछ डिसाइड होता है इन ऑर्गेनाइजिंग। एंड effectively deploying resources for the attainment of the identified and desired results। और फिर रिसोर्सेस को यूज करना, रिसोर्सेस को डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट पीपल्स, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड।
ठीक है। तो जो गोल्स हम बनाए थे प्लानिंग के अंदर, वो गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो भी ऑथोरिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जो भी रिसोर्सेस चाहिए, ये सब कुछ अरेंज करते हैं हम इन द सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जो जिस काम में एक्सपर्ट है, अगर वो काम करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाने में अगर एक्सपर्ट हूं, मुझे कॉमर्स पढ़ाने दिया जाएगा तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे अगर अभी साइंस पढ़ाने बोला जाए या अभी आर्ट्स पढ़ाने बोला जाए तो हो सकता है मैं बहुत खराब पढ़ाऊं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जिसको जो काम आता है, जो जिस काम में एक्सपर्ट है, उसको वो काम एलोकेट करना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को काम एलोकेट करते हैं। कैसे एलोकेट करते हैं? बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो अगर जो पर्सन जो काम जानता है उसको वो काम एलोकेट किया जाए तो वो काम बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखना, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। हर आदमी को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, एक पार्ट ऑफ द वर्क हर पर्सन को असाइन किया जाता है। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, जिसका जो चीज में क्वालिफिकेशन है उसको वो काम दिया जा रहा है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब जो परचेज में अच्छा है उसको हम परचेज डिपार्टमेंट में रख रहे हैं, जो सेल्स में अच्छा है उसको हम मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में रख रहे हैं, जो प्रोडक्शन में अच्छा है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख रहे हैं, जो फाइनेंस के फील्ड में अच्छा है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, जो पर्सन जिस काम में क्वालिफाइड है, अगर उसको वो काम दिया जाए देन इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। क्लियर? The specialization automatically comes when an individual is performing one job repeatedly। तो और एक भी रीजन है इसका, जैसे अब मैं लगातार कॉमर्स ही पढ़ा रहा हूं, अब इतने सालों से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं जितने ज्यादा साल तक पढ़ाते जाऊंगा मैं और एक्सपर्ट बनता जाऊंगा उसमें। तो एक पर्सन जब बार बार एक ही काम को करेगा देन दैट पर्सन विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट वर्क एंड द स्पेशलाइजेशन विल इंक्रीज। ठीक है? तो जैसे एक एम्प्लॉय है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, अब सालों साल हो गया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है, 10 साल 20 साल 50 साल हो गया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एक्सपर्ट बन जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कामों में। हो सकता है कि उसको दूसरा काम ना आए बट उसको प्रोडक्शन में वो एक्सपर्ट बनेगा, और हमको क्या करना है, हमको उस व्यक्ति को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। किसका क्या काम है, किसका क्या पावर है, किसका क्या ऑथोरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब एकदम क्लियर होता है इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा कि किसका क्या पावर है, किसका क्या ड्यूटी है, तो लोग कंफ्यूज होंगे, एम्प्लॉइज कंफ्यूज होंगे एंड द वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो ऑर्गेनाइजिंग के वजह से देयर इज अ क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, दैट कौन टॉप में है, कौन मिडिल पे है, कौन लोअर पे है, कौन किसके ऊपर किसका ऑथोरिटी है, कौन किसके तरफ रिस्पॉन्सिबल है, ये सब क्लैरिटी है इन द वर्किंग रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals। तो किसका क्या पावर है, किसका क्या ऑथोरिटी है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom he can give ऑर्डर, किसको हम ऑर्डर दे सकते हैं ये क्लियर है ना, एंड फ्रॉम whom he has to receive ऑर्डर, और हमको किससे ऑर्डर मिलेगा ये भी क्लियर है। तो हम किसको ऑर्डर देंगे ये भी क्लियर है,
और हम किसके ऑर्डर मिलेगा हमसे, कौन हमको ऑर्डर दे सकता है, ये भी क्लियर है। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के वजह से ही देयर इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्लैरिटी। कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये क्लैरिटी कहां से आता है, ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग। जिसका ज्यादा पावर है वो क्या है, वो सुपीरियर है, जिसका कम पावर है वो सबऑर्डिनेट होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, in the organizing function there are very few chances of duplication of work. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब एक काम को अगर एक से ज्यादा व्यक्ति कर रहे हैं तो इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग में तो क्लियर रहता है किसका क्या काम है, तो देयर इज अ वेरी लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। बिकॉज ऑफ दिस जॉब्स आर असाइन्ड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग अ जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, इसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, जिसमें लिखा हुआ होता है किसका क्या काम है। तो बहुत कम चांसेस है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का, बिकॉज सबको क्लैरिटी है किसका क्या काम है एंड देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो देयर आर नो चांसेस, कोई चांस ही नहीं है दैट द सेम वर्क इज परफॉर्म बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही काम को एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं। अगर करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि सब अपना अपना काम करें एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सो दैट द रिसोर्सेज आर ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, एडेप्टेशन टू चेंज। हमको जैसे कि पता है कि हमारे आसपास का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, और उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं कर पाएंगे देन वी विल बिकम आउटडेटेड, हम पुराने हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि जो भी चेंजेस आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो सारे चेंजेस के हिसाब से हम भी अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करें। Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adapted. जो भी चेंजेस हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से वो चेंजेस को हम भी अडेप्ट करेंगे systematically, because organizing function creates different departments and groups related activities under each department. ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देता है, तो चेंजेस को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर सोच लो डिपार्टमेंट 3 से रिलेटेड चेंजेस आया है तो सिर्फ डिपार्टमेंट 3 में बदलाव का जरूरत है, बाकी डिपार्टमेंट एज इट इज रहेगा। तो चेंज को अडेप्ट करना, चेंज को इंप्लीमेंट करना आसान है क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट को हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। With this, changes can be adopted only in that area which may be affected by this change, and changes can be easily communicated to whole organization through departments. तो जो एरिया में चेंजेस का जरूरत है उस एरिया में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, और हम जो चेंजेस आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आने वाले क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है डिवाइडिंग द डिपार्टमेंट्स ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन। फंक्शन का मतलब काम के हिसाब से डिवाइड करते हैं जब हम डिपार्टमेंट को, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये हो गया फंक्शनल। और जब प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट, तो वो हो गया डिविजनल। आगे चल के बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
In the organizing function, the similar related jobs are grouped under one department, which leads to unification of efforts and harmony in work. जो भी related या similar काम है उसको हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किए हैं, जिससे काम को इंप्लीमेंट करना, काम को करना बहुत ज्यादा आसान होगा. The organizing function establish relation between different departments, keeping in mind the coordination. तो organizing ensure करता है coordination between different departments in an organization. By bringing clarity in working relationship, administrative efficiency improves. क्योंकि there is a clarity in the working relationship, hence there is better efficiency in the management of the business. Next, expansion and growth. With optimal utilization of resources and proper division of work and departmentation, companies can easily meet the challenges and can expand their activities in a planned manner. तो अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, अच्छे से काम को इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम बहुत आसानी से अपने बिजनेस को जो है ग्रो एंड एक्सपैंड कर सकेंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि अपने बिजनेस को ग्रो या एक्सपैंड कर सकें. क्लियर. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. पर्सोनल का मतलब होता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पर्संस. कौन से पर्संस का बात कर रहा है? एम्प्लॉइज का. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डेलीगेशन हम पढ़ेंगे. डेलीगेशन का मतलब होता है जब टॉप लेवल अपना काम को पास ऑन करता है टू द लोअर लेवल. तो जैसे टॉप लेवल का काम है, अगर वो टॉप लेवल उसको पास ऑन कर रहा है टू द लोअर लेवल, देन दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. डेलीगेशन जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और डेलीगेशन से क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी काम करने का मौका मिलता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहे थे. इससे क्या होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनका डेवलपमेंट होगा. By delegating the routine, the managers can concentrate to develop new methods and ways of performing job. तो टॉप लेवल क्या कहता है, रूटीन टास्क को, डे टू डे टास्क को डेलीगेट कर देता है लोअर लेवल पे, ताकि टॉप लेवल कंसंट्रेट कर सके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पे. It gives them time to innovate new technology in areas for growth of the company. Delegation not only reduces the workload of manager, मैनेजर का वर्कलोड तो कम करता ही है, साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यूज एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव वर्क. तो मैनेजर का तो वर्कलोड कम हो ही रहा है, साथ ही जो मैनेजर है वो अपना खाली समय को यूज कर सकता है ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया के तरफ काम करने के लिए. तो टॉप लेवल क्या करता है, अपना रूटीन टास्क को डेलीगेट कर देता है, जिससे क्या होगा, टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा ऑन द की एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी ला पाएगा कामों में, क्योंकि रूटीन टास्क जो है वो डेलीगेट कर दिया है. तो फ्री हो गया थोड़ा टॉप लेवल, और फ्री हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा की एरियाज. क्लियर है. तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आने वाली क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग को कंटिन्यू करेंगे. अभी काफी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. मिलते हैं आने वाले क्लासेस में. थैंक यू एंड बाय बाय.